इन्वेंट्री कर रहे थे हम लोग, कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने, किए आप लोगों ने? यस सर। 12th का आंसर कितना निकाला आप लोगों ने? 12th का आंसर आपकी वीडियो बंद है। ऑडियो आ रही है ना सर? वीडियो बंद है आज, वो कैमरा ऑफिस में ही रह गया सर। आज ऑडियो से काम चला लो बस। इसका आंसर 12 समझ आया, 13 हो गया। 12 नहीं हुआ वैसे, इसका आंसर शायद 261 200 है ना? और इसका आंसर शायद 9,25,000। 13 का 6,72,000। हाँ 6,72,000 ठीक लग रहा है मुझे। कराऊं मैं आप लोगों को? सर मेरा 9,25,000 आ रहा 13 का। नहीं सर, 9,25,000 गलत आ रहा है सर। 13 करा दो एक बार। जी, करा देता हूँ 13। दोनों करा दूं क्या? 12 भी करा दूं? यस सर। सर 12 का आंसर क्या है? 2,61,200। और 13 का? 13 का है 6,72,000। दोनों ठीक है? हाँ सर ठीक है। आंसर नंबर 12 देखना, मुझे बताना और जरा। X, who was closing his books on 31st March 2016, failed to take the actual stock which he did only on 9 April. आपने 31 मार्च 2016 को स्टॉक टेकिंग करनी थी, बट आपने 31 मार्च 2016 को नहीं की। आपने कब की? आपने 9 अप्रैल 2016 को की। When it was ascertained to him, और उस दिन पता लगा कि उसके पास स्टॉक कितने का है? 2,50,000। It was found that the sales are entered in the sales book on the same day of dispatch or return. On the same day of dispatch, return inward in the return book as and when the goods are received back. तो कहता है सेल्स हम उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी बुक्स में जिस दिन हम उनके गुड्स को डिस्पैच करते हैं। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न को हम लोग उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में जब हमें गुड्स वापस आ जाते हैं। परचेजेस एंटर होती हैं परचेज डे बुक में जिस दिन इनवॉइस रिसीव हो जाए उसी दिन। इट वाज फाउंड एट सेल्स बिटवीन 31 मार्च 16 से 9 अप्रैल के बीच की सेल दी हुई है 17,200। परचेजेस दी हुई है 1,200, आउट ऑफ विच दीज गुड्स 500 वर नॉट रिसीव्ड। अब 1,200 में से 500 आपको रिसीव हुआ नहीं है until after the stock was taken. Goods invoiced during the month of March 2016 but goods received only on 4 April amounted to this rate of GPIA. Ascertain the value of physical stock. इसने साफ साफ बोला है आपको फिजिकल स्टॉक बताओ, यानी कितना स्टॉक हमारे पास है, बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं, काउंटिंग के अकॉर्डिंग कितना स्टॉक मेरे पास है वो बताओ फिजिकली। आंसर नंबर 12। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा आंसर नंबर 12 में? मेरे पास वैल्यू है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 9th अप्रैल 2020। कितनी वैल्यू है? 2,50,000। यही है ना? बताते रहिएगा प्लीज। उसके बाद अब कहता है ये पाया गया कि सेल्स है हमारी 17,200 की। अब सेल्स जो होती है तो आप सेल्स नहीं हटाते हो,
आप सेल्स को माइनस नहीं करते हो, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हो। एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हो? जो आपको सेल्स गिवन है 17,200, उसमें से लेस करते हो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है आपको, 1/3 ऑन कॉस्ट है। अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है तो सेल का कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 ऑन सेल हो जाएगा। अरे मेरे पास कैलसी भी नहीं है आज। 25% निकालना कितना आया? 17,200 का 4,300 माइनस करो 12,900। तो अभी आपका 9 अप्रैल का स्टॉक है और आपको पहुंचना पीछे है, 31 मार्च को पहुंचना है। तो जब आपने 9 अप्रैल का स्टॉक दिया, जब ये अब आपके पास नहीं था क्योंकि उस दौरान सेल हो चुका था, लेकिन 31 मार्च को तो ये आपके पास था, तो इसे आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब अगला सेल हो गया मेरे पास। सेल के बाद कहता है परचेजेस हुई है एज पर डे बुक। डे बुक के अकॉर्डिंग इतनी, लेकिन इसमें से 500 की रिसीव नहीं हुई। तो अगर 500 की रिसीव नहीं हुई तो रिसीव कितने की हुई? इसका मतलब आपको 700 की रिसीव हुई, तो वो 700 आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। परचेजेस 1200 टोटल बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमको बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना। 500 जो रिसीव नहीं हुए वो हटा दो। 700 की परचेज 9 अप्रैल को आ रही होगी, लेकिन 31 मार्च को ये हमारे पास नहीं थी, तो हम इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आगे बढ़ता हूं। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव ओनली ऑन 4 अप्रैल 2016 अमाउंटेड टू ₹1,000। गुड्स इनवॉइस तो हो गए थे 1,000 के, लेकिन ये रिसीव कब हुए? आपको 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल को अगर आपको गुड्स रिसीव हुए तो वो 9 अप्रैल के दिन तो थे, लेकिन 31 मार्च को वो हमारे पास नहीं थे। नोट करें कितना आया? 1700 माइनस कर दो, 2,61,500। हाँ सर 200। ठीक है जी। कोई डाउट है किसी को? नो ये आपका फिजिकल स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक जो आपके पास है। कब? एज ऑन 31 मार्च 2020। सर कल हाँ जी। तो मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें अपन ने लिखा था कि गुड्स आए नहीं थे, पर अपन ने जोड़ा था, तो ऐसा कब करना है, कैसे पता चलेगा? कई चीजों से पता लगेगा। जैसे यहाँ पर आपसे बोला है फिजिकल स्टॉक बताओ, तो फिजिकल स्टॉक का मतलब यही है कि जो आपके पास आ चुका है वो है। अगर वो यहाँ पे फिजिकल स्टॉक नहीं बताता, कहता सर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो फिर मैं 1,000 पूरा 1,200 पूरा लेता। और 1000 भी लेते फिर? 1,000 क्या है? हाँ 1,000 भी लेता। 1,000 तो मैं तभी ले चुका हूँ ना जब मैंने उसके अगर इनवॉइस के हिसाब से चल रहा था तो मार्च में। ओके फिर वो उसके लिए कुछ और भी बोलता, लेकिन अभी उसने सीधा फिजिकल स्टॉक बोला है तो फिजिकल स्टॉक के हिसाब से चला हमने। ओके सर। आंसर नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2017। आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है 31 मार्च 17 की। 1 अप्रैल 16 का आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 7 लाख। सर मतलब ऐसा लिखा होगा तब पूरा करना है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। वैल्यू ऑफ स्टॉक 7 लाख। परचेजेस ये दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी ऐड हो जाएगा, सेल्स दी हुई है। बस एक तो ये ध्यान रखना कि सेल्स में से जीपी हटेगा। एंड एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक का सम ऑफ 60,000 वाज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर ₹2 लाख। ओरिजिनली ये परचेज किया था आपने 2 लाख का, लेकिन उसमें से हम 60,000 कम कर चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं भाई। हम लोग ना इसको बोलते हैं स्लो मूविंग आइटम। कई बार आप देखते हो ना सेल लगी होती है हमारे घर के आसपास भी, तो वो क्यों लगी होती है? बहुत से कारण होते हैं। कोई हल्का फुल्का सा डिफेक्ट है तो सेल लगी हुई है, या फिर वो उसकी डिमांड उतनी नहीं चली जितनी कंपनी ने सोचा था, आउट ऑफ फैशन हो गया, तो उसकी वैल्यू कम कर देती है कंपनी की। यार अब बनाया है तो बेचना तो है ही, भले ही 2 पैसे कम पर बेचें पर बेचना तो पड़ेगा। तो 60,000 ऐसे ही स्टॉक में से जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख थी, उसमें से 60,000 कम कर रखा है, उसे सोल्ड किया गया 160 पे
फॉर द अबव ट्रांजेक्शन, इसके अलावा बाकियों के ऊपर अगर मैं देखूंगा 25% ऑन पोस्ट की मेरी जीपी है। तो यहाँ पे जो मेन खेल है वो जीपी निकालने का होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे मान के चलना, मान के क्या चलना, मतलब ये एक ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आपके पास नॉर्मल सेल भी है और अपन पास एबनॉर्मल सेल भी है। एबनॉर्मल सेल का जीपी अलग चलता है, नॉर्मल सेल का जीपी अलग चलता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आंसर नंबर 30। अब सबसे पहले मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था? 7 लाख। 7 लाख ओपनिंग स्टॉक आ गया। परचेजेस ऐड हो जाएंगे एज इट इज, 34,60,000। उसके बाद और क्या दिया हुआ है? सर इनसे 1,40,000 माइनस नहीं होगा? 140 क्या है सर? सर इसमें 2 लाख माइनस 60,000 बचे। नहीं, परचेजेस में से क्यों होगा? सर इन्वेंट्री में से, वैल्यू ऑफ स्टॉक में से। ये 7 लाख में से? यस सर। नहीं सर, मैं कराता हूं एक बार अभी, फिर आप देखना, फिर आप समझ जाएंगे। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। अभी मैं इसका पहले एक बार पूरा निकालता हूं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऐड करोगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है मेरे पास 7 लाख। मैं इसका टोटल करूंगा। टोटल करना कितना आ गया? 7 और 7 14, 48,60,000। टोटल आ गया मेरे पास 48,60,000। यानी ये मेरे पास कहीं ना कहीं गुड्स हैं जो मेरे पास रखे हुए हैं जिन्हें मैं बेच सकता था। हालांकि मैंने इनको सबको नहीं बेचा, मैंने कुछ को इनमें से बेचा है। देखना ध्यान से मैं क्या करना वाला हूं। जो मैं इसमें से बेच दूंगा उसको हटा दूंगा। जो मैं बेच दूंगा का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कैसे निकालूंगा? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? आपने कितने की सेल की है टोटल? 52,20,000। 52,20,000 की मेरी सेल है। इसमें से मैं जीपी माइनस कर लूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। और जीपी कैसे आएगा वो देखना ध्यान से। अब जीपी कैसे निकालता हूं मैं? वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ जीपी। मैं अपनी जो टोटल सेल है ना, उस टोटल सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा। मेरी टोटल सेल को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। 52,20,000 की सेल है, लेकिन उसमें से मैंने 1,60,000 का जो माल बेचा है वो एबनॉर्मल आइटम था। तो एक तरफ तो मैंने लिखी अपनी एबनॉर्मल सेल, एक तरफ मैंने लिखी अपनी नॉर्मल सेल। एबनॉर्मल सेल आ गई मेरे पास 1,60,000 की, और ये कितनी आएगी नॉर्मल सेल? देख लीजिए जरा, 52,20,000 टोटल में से 1,60 माइनस करना, 50,60,000। 50,60,000 की मेरी नॉर्मल सेल आ गई। जो भी मेरी नॉर्मल सेल होती है उस पे जीपी कितना है? 25% ऑन कॉस्ट, तो 1/4 ऑन कॉस्ट हो गया, तो 1/5 ऑन सेल हो गया। 20% निकालना 50,60,000 का। 10,12,000। 10,12,000 मेरा इसका जीपी हो गया। और इधर अगर मैं एबनॉर्मल सेल की बात करूं तो यहां पर मैं जीपी कैसे निकालूंगा? भाई मैंने जो 1,60 का बेचा है वो मेरे लिए पड़ कितने का रहा था? 2 लाख का। 2 लाख माइनस 60,000 मैंने उसको कम किया, 1,40 आ गया, लेस 1,40, तो मेरे पास जीपी आ गया कितना? 20,000। मेरे पास जीपी आ गया कितना? 20,000। टोटल जीपी कितना हो जाएगा? 10,32,000। बताओ। सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने किस तरीके से कराया था आपको। अगर आपकी अलग, दोनों क्वेश्चन में यही समझ नहीं आया कि 20% क्यों लिया है आपने। सर एक रूल होता है। रूल क्या? चलो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे यहाँ पे 25% कॉस्ट पे है, तो मेरे पास एक सेल का फॉर्मूला होता था, सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी।
अब सेल मुझे पता है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, 50,60,000। कोस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है जीपी ऑन कोस्ट। तो मैं अगर कोस्ट को एक्स रख लूं तो जीपी ऑन कोस्ट कितना हो जाएगा, एक्स, और कितना परसेंट है कोस्ट का, x/4। 25% है सर, 25% हो गया। हाँ, 1/4 यानी एक्स का 1/4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 5x/4 आएगा। आपके पास कैलकुलेटर होगा, एक्स के लिए सॉल्व करना जरा। बताओ 40,48,000। सर, दोबारा बताओ। 40,48,000। सर 40,48,000। 40,48,000 आ गया। इसको इसमें से माइनस कर लो भाई, ये आपकी कोस्ट आ गई। सेल आप, अब प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकलता है, सेल माइनस कोस्ट। सेल कितनी है, 50,60,000। कोस्ट कितनी है, 40,48,000। कितना आया माइनस करके, 10,12,000। एक रूल तो ये होता है, हम लोग क्या रूल फॉलो करते हैं, अगर मैं ऑन कोस्ट से ऑन सेल पर जाता हूं तो मैं न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर प्लस कर देता हूं। जैसे मुझे बोल दिया कि ऑन कोस्ट है 1/4 है ऑन कोस्ट, तो सेल पे कितना हो जाएगा, न्यूमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर प्लस कर दूंगा मैं, 1/5 ऑन सेल। ये हमारा ट्रिक होता है एक, जो हम लोग फॉलो करते आए हैं। मान लो 2/3 है कोस्ट का, तो सेल पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 सेम रहेगा, 3 + 2, 2/5 ऑन सेल। अब अगर आपको ये रूल क्लियर है तो आप इसको फॉलो करो, अगर आपको ये रूल क्लियर नहीं है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। अपने को मतलब जीपी से है। ओके सर। एबनॉर्मल सेल का जीपी अलग निकालेंगे, नॉर्मल सेल का जीपी हमेशा अलग निकालेंगे, क्योंकि जो परसेंटेज आपको दी होती है वो परसेंटेज हमेशा नॉर्मल के अकॉर्डिंग होती है। तो अब मैं 10,32,000 टोटल कमाया मैंने इस पे, 52,20,000 पे मैंने 10,32 कमाया था, माइनस करो कितना आया, 41,88,000। तो 41,88,000 की कॉस्ट के माल मैं बेच चुका हूं। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा होगा, 6,72,000। 6,72,000। ये क्वेश्चन था सर। तो सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस निकाल लिया आपने, या आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स। उसमें से मैंने माइनस कर दिया जो मैंने सेल किया उसकी कॉस्ट को। और कॉस्ट कैसे निकलेगी सेल की, सेल में से जीपी हटा के, और जीपी को मैंने दोनों हिस्से में अलग अलग निकाला है सर। बताइए कोई डाउट हो किसी को, किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। पहले आंसर नंबर 12 है, फिर 13 है। करना है किसी को नोट या नहीं, नो सर, हो गया। सर वो कैलकुलेशन दिखा दो मुझे बस। सर लास्ट में कैसे आया 6,72,000? मैं 6,72,000 एक बार दोबारा बता रहा हूं, देख लीजिए प्लीज। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स आ चुके थे, यानी मेरे गोडाउन में इतने गुड्स रखे हुए हैं जिनकी कॉस्ट ये है। उसमें से मैंने कुछ बेचे हैं। कितने बेचे हैं, ये सेल करी है मैंने, लेकिन ये सेल तो सेलिंग प्राइस है ना, मुझे इसकी कॉस्ट चाहिए, तो मैंने जीपी माइनस किया, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, उसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया। आती है समझ में? हाँ जी सर। सर ये नीचे कैलकुलेशन सर, हाँ ये थोड़ी सी दिखा दीजिए। ठीक है सर। और क्यों, कोई नोट कर रहा है या नहीं, कोई नहीं कर रहा, वेरी गुड, सबने कर लिया है। तो अब मेरा 12 भी हो गया,
मेरा 13 भी हो गया, 14, 15। अब मुझे 16 करके दो फटाफट से। आप ही का काम रह गया है सर, मेरा तो हो गया, जल्दी करो। 16 करके दो। सर हाँ जी बताइए। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना लगाना है ये तो बताएं नहीं। अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट किसका लगाया ये बताया ही नहीं है, बात तो सही है आपकी। तो कितना लगाना है सर? मेरे को भी तो देखना पड़ेगा ना, 1 सेकंड तो दीजिए मुझे। हमारा ओके नाम अलादीन तो है नहीं। पहले तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन है कहाँ का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन द वैल्यू और मेरे बुक में, कौन सी बुक में? मेरे जो आईसीआई से मिली है। तो बताओ भाई फिर क्या मिसिंग है इसमें, वो बताओ। सर 20% ऑन सेल्स लिखा है। लिख लो भाई। तो तुम देख देख के कर रहे हो सारे क्वेश्चन? तो सर आज पढ़ रहा था ना बुक में से, तब पता चला। अच्छा अच्छा, देख के नहीं करना, विद्या रानी कसम है सबको। सर आंसर क्या है? आप बताओ। सर 62,500 है क्या? मैं लिख देता हूँ जो आप कह रहे हो, बाकी देखते हैं क्या कहते हैं बच्चे। ओके सर। प्रॉफिट भी निकालना था ना इसमें। सर हाँ जी। ये जो प्रॉफिट निकालने का बोला है तो इसमें क्या वो अकाउंट बनेगा जैसे आपने पहले बनवाया था? मर्जी आपकी। ये आपके पास क्या आ गया, ये तो आपके पास वैल्यूएशन आ गई ना क्लोजिंग स्टॉक की। हाँ अब आप सर। क्या अब आप क्या करोगे, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उस ग्रॉस हाँ प्रॉफिट में से अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देना, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जरूरत नहीं है अकाउंट बनाने की। ठीक है सर। जल्दी बताइए आंसर। सर मेरा भी यही है 62,500। आपका भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉफिट भी निकाल के दो मुझे फटाफट। सर 1,28,000। हेलो सर।
हेलो मैम, कैसे हैं आप? सर आंसर पूछ रही थी, 1,28,000 आ रहा है प्रॉफिट, आपने देखिए मेरे बताया पास आपने। मेरे पास आंसर नहीं है, तो इसीलिए अभी देखते हैं बाकी बच्चे क्या कहते हैं। लेकिन बाकी बच्चे कुछ कहते ही नहीं है। कुछ तो बोला करो भाई। फीस मुझे अमीर करने के लिए दी थी क्या बस? सर अभी कर रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। सोनिया हुआ नहीं? आंसर गलत आ रहा है। गलत आ रहा है? यस सर। खुशदीप आपका? ध्रुव? सर मेरा नेट प्रॉफिट अलग आ रहा है। सर मेरा भी आंसर सेम नहीं आ रहा। दोनों में से कोई सा सेम नहीं आ रहा ध्रुव? नहीं ठीक है। शो तो बोल चुका। हर्षित? नहीं आ रहा, मेरा भी नहीं आ रहा। सर नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा सर। चलो देखते हैं। नेट प्रॉफिट में ये नहीं कह रहा ये ठीक है, मैं तो बस इन्होंने बोला तो मैंने लिख दिया अभी तो। आंसर नंबर 16। आंसर नंबर 16। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2016 आल्सो द प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपको स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2015 का, यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। अब ये जो जिन जिन पे मैंने टिक किया है ना, ये सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल चार्जेस, ये तो इनडायरेक्ट होते हैं। इनका तो हमारे में कोई यूज नहीं है, मतलब उसको निकालने में, स्टॉक को निकालने में। और सेल्स दिया हुआ है तो लगभग वही चीज है पहले वाली के, सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए। और ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है उसमें 17,500 राइट ऑफ हुए एक पर्टिकुलर आइटम में, जो कि इतने का परचेज किया था और इतने का सोल्ड हुआ। तो यहां तक तो सब सेम ही था, यहां तक तो कुछ अलग था ही नहीं। 62,500 तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए था आप लोगों को। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,42,500। 1,42,500। ऐड करो परचेजेस। 7,62,500 क्या? परचेजेस 7 लाख 62,500। 500। 7,62,500 आपका ये आ गया। डन। परचेजेस हो गई। और क्या है परचेजेस के बाद? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना? 1,50,000। और भी कुछ है क्या? नहीं। करो। 10,54,000। सॉरी, 10,54,000। ठीक है जी, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ
गुड्स। अगर पूरा लिखोगे तो आप लिखोगे अवेलेबल सेल। अब इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स कितने की हुई है? 12,45,000। उसमें ग्रॉस प्रॉफिट देख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल सेल उठाएंगे आप, उस टोटल सेल को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक तो होगी आपकी नॉर्मल, एक होगी आपकी एबनॉर्मल। सर 10,55,000 है कौन सी? ऊपर टोटल। टोटल सर गुड्स अवेलेबल हैं तो 10 लाख। टोटल ये हाँ सर। ठीक है। अब मुझे वो तो बताओ नॉर्मल सेल कितनी है? टोटल नॉर्मल थी आपकी, टोटल थी 1245। उसमें से आपने एक आइटम को सोल्ड किया है कितने में? 45 में। तो नॉर्मल हो गई आपके पास 12 लाख, एबनॉर्मल हो गई आपके पास 45। जीपी की बात करूं तो 20% है। 240 का जीपी इस पे आ गया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 50,000 माइनस 17,500, यानी 32,500 वाले आइटम को आपने माइनस 50,000 का था, 17,500 उसमें हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके थे। 32,500 माइनस करो, कितना बचा? बताओ भाई कनक। 12,500। 12,000। 500। 12,500। टोटल जीपी म्यूट म्यूट करें प्लीज, म्यूट करें। सर 2,52,500। 2,52,500 को यहां से माइनस करें, निकालें कितना आ रहा है? सर 9,92,500। 9,92,500 माइनस करके निकालें। माइनस में 52,500। 52,500। ये था जी, ये तो एक पार्ट था इसका। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके दो, तो प्रॉफिट सिंपल था आपका, जीपी निकलता, जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जीपी कितना आया मेरे पास? जीपी आया मेरे पास टोटल 252,500। उसमें से जो जो आपके खर्चे दिए हुए हैं आपको, सेलिंग 60,500, 30 और 21,500। 60,500, 30 और 21,500, बताओ कितना आ रहा है? सर ये हटाना दिख नहीं रहा। वन लैख 40,000। अगर 140 आ रहा है, जो भी आ रहा है, यही आपका प्रॉफिट है। सर ये 60,500 कहाँ से आया है? ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस। अच्छा ठीक है सर। नोट करेंगे प्लीज।
नोट हो जाए तो बता देना। Done, sir. हो गया सर। ठीक है जी। सिक्सटीन हो गया, 15, 14, 13, 12, 11, 10। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये जो 7 क्वेश्चन है ये सेम अभी है, ये अभी जो हमने किया था ना ये सेम उसके जैसा ही है, ये 2 बार आ गया। इसको छोड़ो, 9th क्वेश्चन करेंगे। सर हाँ जी,
सर आंसर आ रहा है 16,37,312 16,30,000 7,312 नहीं, इसका आंसर आना चाहिए 16,34,310। हो रहा है? कर रही हो? कनक, कनिष्का, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है सर। सर 1 सेकंड और चाहिए सर। मुझे बताइए ना कि 1 सेकंड चाहिए। सर हाँ जी, ये आखिर में 12 आ रहा है। किसी का नहीं आया ये आंसर? 16,34,310। सर 312 आ रहा है। 12 क्यों आ रहा है? ये 33.33 को 1/3 कर लोगे आप? हाँ सर वो तो हो गया, पर फिर भी वो 12 आ रहा है आखिरी में। कोई बात नहीं, चलो 12 तो इतना इशू नहीं है। सर ये सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा? सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा, बिल्कुल। फिर ग्रॉस अलग भी दिखा सकते हो, फिर ग्रॉस अलग से भी कर सकते हो, फिर ग्रॉस उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। हाँ सर किया तो ये पर 12 आ गया। ये नहीं आ रहा। आंसर नंबर 9। क्या कहता है आंसर नंबर 9? इन्वेंट्री टेकिंग 31 मार्च की 10 अप्रैल को जाकर हुई और वैल्यूएशन आई 16,75,000 एट कॉस्ट ऑन द कंप्लीशन डेट, यानी 10 अप्रैल को आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इन्वेंट्री
एज ऑन 10th of अप्रैल, 10 अप्रैल की इन्वेंट्री है, कितनी है? 16,75,000। इसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन इन्वेंट्री, सेल्स दी हुई है आपको 68,750, प्रॉफिट है 1/3, तो 1/4 हो जाएगा। तो मैं सीधा लेस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 68,750 माइनस 1/4 ऑफ 68,750, कितना आया ये? सर सेल रिटर्न तो माइनस नहीं किया आप। कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो आप उसको। ये कितना आएगा? 68,750 51,563. सर 17,190। 563. 51,563 ये आ रहा है। इसके बाद परचेजेस इंक्लूड इन इन्वेंट्री 90,000 एट कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 90,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट करके दिखा दीजिए। परचेजेस 90,000 लेस 10% माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 81,000। ये आपका ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ होगा, पहले नहीं था आपके पास, माइनस हो जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स वर एडिड टू द इन्वेंट्री एट मार्कअप प्राइस ऑफ ₹3,000। मार्कअप प्राइस का मतलब हो गया एक तरीके से प्रॉफिट कह लो, या जो मैंने आपको सिखाया था लोडिंग कह लो, कुछ भी कह लो, बस ये है कि हमारे गुड्स की कॉस्ट से ज्यादा पर हमने ऐड कर रखा है। कितना ज्यादा पे? 3,000 पे, तो 3,000 को कम किया जाएगा, लोडिंग इन इन्वेंट्री, ये हटाया जाएगा ताकि वो कॉस्ट पर आ जाए। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वाज सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम, यानी एबनॉर्मल आइटम है। कॉस्ट है उसकी 11,250, कॉस्ट है उसकी 11,250। एक सेकंड, गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री एट मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रिस्पेक्ट टू सेल्स रिटर्न। अच्छा ये मार्कअप प्राइस है, अच्छा सेल्स रिटर्न नहीं है आपकी, एक सेकंड रुको, सॉरी मुझे लगा ये पूरा प्रो लोडिंग है। ये आपकी सेल्स रिटर्न है और लोडिंग मिलाकर दी हुई है, यानी वही आप 3,000 माइनस 25% करोगे, कितना आएगा ये? 2,250। अब ध्यान से देखना आगे, कोई स्लो मूविंग आइटम है 11,250 का, विच शुड बी टेकन एट दिस वर रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। आपका एक आइटम है जिसकी कॉस्ट है इतनी, लेकिन अब आपको उसे कितने पे लेना है? 5,250 पे लेना है, तो आपको रिवैल्यूएशन करना है स्टॉक का और 6,000 से कम करना है, रिवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसी तरीके से ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स जिनकी कॉस्ट ये थी रिसीव हुए सप्लायर से बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, एज अ रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, कस्टमर ने मना कर दिया, भाई हमें आगे से गुड्स लेट मिले तो हम भेज नहीं पाए, तो हमने जिसे बेचने थे उसने मना कर दिया, मैं नहीं खरीद रहा। एज अ कस्टमर एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू गुड्स की है 12,500, जबकि कॉस्ट थी 15,500, तो 3,000 से आपको इसे कम करना है, ये भी आपका रिवैल्यूएशन हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बस और तो नहीं है कुछ, निकालो कितना आ रहा है? सर वो आपने 3,000 में से 25% कैसे माइनस किया? सर सेल्स रिटर्न है ना, ये आपकी सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न आपकी सेल्स वैल्यू पर है, और प्रॉफिट मार्जिन क्या है? 25% या 1/4, तो मैं उसे कॉस्ट पे ले आया सेल्स रिटर्न को। सर बोलिए। पीछे 13 आ रहा है, कितना आ रहा है? पीछे 13 आ रहा है।
नहीं, टोटल क्या आ रहा है? 164 1634313 लीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए, वरना नोट कीजिए। सर हाँ जी, सर सर ये आपने तो 6000 कैसे लिया है? 6000 देख लेते हैं जी। देखो, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज वेरी स्लो मूविंग आइटम जिसकी कॉस्ट थी 11250। ये उसकी कॉस्ट थी। विच शुड बी टेकन एट दिस। साफ साफ बोल दिया उसने कि भाई हमें उसे किस पे लेना है, 5200 पे। विच शुड बी, इतने पे लेना चाहिए था। हमने उसको कितने पे दिखाया हुआ है? 11250 पे। तो 6000 से हमें कम कर देंगे इन्वेंट्री की वैल्यू को। ओके सर। नीचे भी ऐसे ही है कि भाई हमारा 15500 का माल था, अब सोल्ड आउट नहीं हो पाएगा, कस्टमर ने मना कर दिया लेने से, और हमने देखा कि उसकी एनआरवी क्या है, तो एनआरवी 12500 है, तो 3000 से ये कम हो जाएगा। एक 6000 से कम हो गया, एक 3000 से कम हो गया। ओके सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। तो ये इन्वेंट्री कंप्लीट किया मैंने आप लोगों के साथ। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा। कौन सा करें देखें? सर अभी तो आधा घंटा है। हाँ, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे। अभी आप करोगे कुछ और। मैंने कौन कौन से कराए इसमें से? रेक्टिफिकेशन, जब एनपीओ, रेक्टिफिकेशन हो गया, एनपीओ हो गया, कंसाइनमेंट। इन्वेंट्री और कंसाइनमेंट। और कंसर्न। ठीक है, 4 हो गए ना अपने पास। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो स्टार्ट करूंगा ना, वो बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगा। बड़ा करें कि छोटा करें? बड़ा सर। ठीक है, फिर हम लोग फाइनल अकाउंट देख लेंगे। सर इस संडे टेस्ट है अकाउंट्स का? हाँ जी सर। ओके सर। कंसाइनमेंट एंड एनपीओ। आपने रेक्टिफिकेशन भी बोला था। रेक्टिफिकेशन भी रख लेते हैं, तीनों रख लेंगे। कम नहीं कर सकता, बढ़ाने को तो चाहे मेरे से इन्वेंट्री भी ले लो साथ में। सर टाइमिंग क्या है? टाइमिंग तो पहले ही बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। दिख रहा है आपको? नहीं सर। सर 1 और 3 दिख रहा है। सर 3 दिख रहा है। अब दिख रहा है? हाँ ठीक। लेकिन छोटा छोटा दिख रहा होगा ना? क्या आ रहा है नजर? नहीं सही है सर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। 4 करेंगे आप लोग। ये यहां से यहां आएगा, है ना? इसे भागेगा यार बार बार। एक सेकंड रुको। समझ जाएंगे सर।
अब करो क्वेश्चन नंबर 4. Sir, हाँ जी. sir, answer are 91,366. और किसी का आया? सर कर रहे हैं। करिए करिए जल्दी करिए. आंसर तो दिया हुआ है.
ये आना चाहिए। सर 76,766 आ रहा है। 79366 आना चाहिए भाई। सेवन नाइन थ्री सिक्स सिक्स आना चाहिए। 86,566. 79366 आंसर गिवन है। ये 50,000 आपको दिया ही हुआ है, उसके गोडाउन में है। कौन सी डेट पर है ये? 15 अप्रैल को। अब सेल्स दिया हुआ है आपको 41,000, तो 41,000 ये और सेल रिटर्न 1,000, तो 50,000 में से 40,000, लेकिन 40,000 में प्रॉफिट है 20%, तो 8,000 वो हटाया होगा आपने, 32,000 आया होगा। 32,000 ऐड किया जाएगा। एक तो ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई। परचेजेस 5034 माइनस किया जाएगा ऑन 15 मार्च गुड्स जिनकी सेल वैल्यू 10,000 है, सेंड किए थे आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे कस्टमर को। अप्रूवल जो है वो 4 हफ्ते का है पीरियड, यानी 15 अप्रैल तक का पीरियड है कहीं ना कहीं उस बंदे के पास अप्रूवल देने के लिए। उसने 40% के जो गुड्स हैं वो रिटर्न कर दिए, 40% गुड्स उसने रिटर्न कर दिए ऑफ द गुड्स ऑन 10 अप्रैल, अप्रूविंग द रेस्ट, बाकी रेस्ट अप्रूव कर दिए। कस्टमर आपने बिल किया ऑन 16 अप्रैल को। 15 मार्च को आपने गुड्स भेजे थे। इकतीस मार्च का स्टॉक चाहिए अपने को, 31 मार्च का स्टॉक चाहिए अपने को। 15 अप्रैल को स्टॉक पॉसिबल हुआ था। 15 अप्रैल से पहले 10 अप्रैल को उसने 40% गुड्स वापस कर दिए थे, तो वो तो आपके वापस आ गए होंगे जो 4,000 हैं। बचे कितने? 6,000। 6,000 के वो गुड्स हैं जो कंसाइनमेंट के पास पड़े हुए हैं। इन्वेंट्री आपकी कहलाएगी वो। सर इस 6,000 में से नहीं माइनस करेंगे प्रॉफिट? करेंगे सर। 6,000, एक सेकंड 6,000 माइनस 20% करेंगे हम, 4800। हाँ जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर इसमें लिखा है कि मतलब 10,000 के गुड्स कंसाइन किए थे 15 मार्च को, अपने को चाहिए 31 मार्च का, तो 10 अप्रैल को उसने 40% रिटर्न किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? 31 मार्च को तो 10,000 ही देंगे। 10 देखो, ये आपकी 31 मार्च है और ये आपकी 15 अप्रैल है, ठीक है। अब आपने इस डेट पर टेकिंग करी, इस डेट से पहले यहाँ की टेकिंग तो है नहीं आपके पास। इससे पहले 15 मार्च को आपने गुड्स भेज दिए थे और उसमें से गुड्स वापस भी आ गए। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं तो 15 मार्च को गुड्स भेजे थे 10,000 के, वो माइनस करूँ और फिर 4,000 वापस प्लस करूँ, तो बात तो सेम आ जाएगी घूम फिर के। 4,000 का माल तो मेरे पास वापस आ गया 10 अप्रैल को, तो वो तो गया और वापस आ गया, तो वो तो बात घूम फिर के वहीं आ गई ना। दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत आएगी उन 6,000 की जो अभी भी कस्टमर के पास हैं, और उसको हमने बिल करा है 16 अप्रैल को। 15 अप्रैल तक भी हमने उसे क्या माना हुआ है कि वो हमारे पास नहीं है। तो 4,000 का क्या होगा? बचे 4,000 आपने भेजे और वो वापस आ गए, तो ना तो मैंने भेजने की एंट्री करी, तो ना मैं वापस लाने की एंट्री करूंगा। या तो आप भेजने की भी एंट्री करो, तो फिर आप वापस लाने की भी एंट्री करोगे, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा ना उसका इफेक्ट। तो ओके सर। तो बात जो आगे फंसेगी वो 6,000 पे फंसेगी। आपने गुड सेंड किए थे ऑन अप्रूवल बेसिस पे 15 मार्च को। अब
15 मार्च को जब आपने गुड्स सेंड किए, आपको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है। अब आपको जब आपने सेंड किए, आपने 10,000 के गुड्स सेंड किए, 10,000 के गुड्स में से सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ठीक है। अब 31 मार्च को आप अगर इसको लेकर चलते तो आप क्या लेकर चलते? 31 मार्च को आप पूरी 10,000 को अपनी इन्वेंट्री बनाते कि नहीं? हाँ सर। लेकिन आपने 31 मार्च को टेकिंग नहीं करी। आपने टेकिंग कब करी? 15 अप्रैल को। जब आप 15 अप्रैल तक पहुंचे, जब तक आप 4,000 आपके पास वापिस आ चुका था, तो वो 4,000 तो 15 अप्रैल वाली इन्वेंट्री में इंक्लूड है, और वो वैसे भी मेरे पास 31 मार्च को इंक्लूड ही करना था मुझे। मेन दिक्कत किसमें है? मेन दिक्कत है उस 6,000 में जो अभी भी कस्टमर के पास पड़ा है, वो मुझे यहां से लेस करना, ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर, आगे समझ। लास्ट वाले में कहता है कि जो ट्रेडर है ना आपके पास, ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स। अच्छा, हमें मिले हैं गुड्स 8,000 के सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस पे। इसके 20% जो है वो सोल्ड हो चुके हैं, एंड अनदर 50% बाय 15 अप्रैल, और बाकी 50% आपने 15 अप्रैल तक सोल्ड किए। सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव सेल्स। अब 8,000 जो, अब फिर देखो ये वही बात आ गई घूम के। 8,000 का 20% तो आप पहले ही सोल्ड कर चुके हो 31 मार्च तक। अब जब एक बात बताओ, 15 अप्रैल को आप कर रहे होगे, तो 15 अप्रैल 8,000 आपने सोल्ड किया इन मार्च फॉर सेल। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है इसमें दी हुई है कुछ? 20%। सर मैंने तो बिना प्रॉफिट परसेंटेज के ही की। अब मैं वही देखना चाह रहा हूँ ना, प्रॉफिट परसेंटेज इसमें आएगी कि नहीं आएगी। सर मेरे 400 का ही डिफरेंस आ रहा है बस। सर कॉस्टिंग है। हमारे लिए तो, क्योंकि हमें रिसीव हुए ना, हमारे लिए तो ये कॉस्ट ही है। 8,000 के गुड्स हमें रिसीव हुए। कब रिसीव हुए? मार्च में रिसीव हुए फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। उस मार्च में जो हमें रिसीव हुआ 8,000 का, 20% हैव बीन सोल्ड बाय 31 मार्च। 20% हम सोल्ड कर चुके हैं, बाकी 50% हमने सोल्ड कर दिया 15 अप्रैल को। अच्छा, अब यानी अगर 15 अप्रैल को हमने स्टॉक टेकिंग करी होगी, तो 15 अप्रैल तक हमारे पास कितना बचा होगा? 6400। नहीं, आपकी बात नहीं समझ। भाई 20% एक बार बेचा गया, 50% एक बार बेचा गया, तो 70% तो बेचा ही जा चुका है। तो 8,000 का 30% मेरे पास अभी भी बचा हुआ है, 2,400। सेल्स इंक्लूडेड नहीं है अब सेल्स में, ठीक है वो तो। अब ये 2,400 का माल मेरे पास पड़ा हुआ है 15 अप्रैल के बाद भी, यानी जब मैंने 15 अप्रैल को अंडरटेकिंग करी होगी तो मैंने ये 2,400 इंक्लूड करा होगा। लेकिन क्या ये 2,400 मेरा है? नहीं सर, ये 2,400 मेरा नहीं है, क्योंकि अगर मुझे गुड्स इन्वेंट्री मिला हुआ है कंसाइनमेंट बेसिस पे और वो नहीं भी बेचा जाता है और वो मेरे पास है, तो वो किसका माना जाता है? कंसाइनर का माना जाता है। इस केस में हम कौन है? इस केस में हम कंसाइनी हैं। तो हम माइनस कितना करेंगे? हम 2,400 माइनस करेंगे। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा समझिएगा। मेरे पास 8,000 के गुड्स आए, और इन गुड्स में से 20% मैंने बेच दिया 31 मार्च तक, और 50% मैंने बेच दिया 15 अप्रैल तक। और मैंने जो इन्वेंट्री टेकिंग करी है वो भी कब करी है? 15 अप्रैल को। यानी 15 अप्रैल तक मैं 70% माल बेच चुका हूं। तो वो 70% माल मेरा 15 अप्रैल की इन्वेंट्री टेकिंग में आया ही नहीं होगा। क्या मैं उसे 31 मार्च को अपना माल मानूं? नहीं मानूंगा सर। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा होता ही नहीं है कंसाइनमेंट वाला, वो तो कंसाइनर का होता है। तो वो 70% तो इग्नोर ही हो गया। बचा हुआ 30% मैंने इंक्लूड किया हुआ होगा, तो वो जो 30% है वो मैं हटा रहा हूँ बस। सर मेरी गलती ये थी कि मैंने 2,000 लिख दिया था, पता नहीं कैसे। अच्छा चलो, वो तो आप देख लीजिए। बाकी कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए, वरना नोट करो उसको एक बार, नोट मतलब करो इसको। सर हाँ जी, ये मतलब 31 मार्च तक सिर्फ 20% बेचा था, 31 मार्च को तो बचा हुआ, तो वो एक बात इन्वेंट्री नहीं, है। एक बात बताओ मेरे को, एक चीज समझाओ मेरे को। देखो मेरे को, ये मेरी 31 मार्च है, ये मेरी 15 अप्रैल है,
ठीक है जी, मुझे यहां पर कहीं पर कुछ गुड्स मिले 8,000 के, ठीक है, और हम कौन है, हम कंसाइनी है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने 1 रुपए का भी माल नहीं बेचा, तो क्या ये 8,000 मेरी इन्वेंट्री बनेगी? हाँ नहीं बनेगी सर मैम, मैं वही समझा रहा हूं। अगर मेरे को किसी ने गुड्स भेजे हैं कंसाइनमेंट पे बेचने के लिए और मैं उसे नहीं बेच पा रहा हूं, तब भी वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है, वो उस कंसाइनर की इन्वेंट्री है। कंसाइनमेंट चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ सर। तो वो मेरी इन्वेंट्री तो कभी थी नहीं। अब उसने ये बोला इस 8,000 का 20% यहाँ सोल्ड हो गया। अगर सोल्ड हो गया तब भी वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है, अगर वो सोल्ड नहीं होता तब भी वो मेरी इन्वेंट्री नहीं थी। इसका बचा हुआ 50% यहाँ सोल्ड हो गया, सोल्ड हो गया तो भी मेरी इन्वेंट्री नहीं है, नहीं सोल्ड होता तब भी मेरी इन्वेंट्री नहीं थी। लेकिन अब जो बचा हुआ 30% है, वो बचा हुआ 30% हमने यहां पर इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन वो मेरी ऐसा इन्वेंट्री तो कौन सा? वो एज्यूम किया करना पड़ा मुझे, वरना तो फिर मैं सारे मिसिंग कर दूंगा ना इसको। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश बिटवीन 31 मार्च से 15 अप्रैल। तो बट अगर इस सर तरीके से जब लाइन दी अपन हुई ने है कि 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में ये ट्रांजेक्शन दी हुई है, तो उसका मतलब यही है कि भाई हमने उसका बचा हुआ माल इंक्लूड किया हुआ है। ओके सर। हो गया क्या? सर एक जी जी बारी बताइए। फोर्थ पॉइंट बता दो। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए जी दोबारा से। 15 मार्च को मैंने गुड्स जिनकी सेल वैल्यू 10,000 थी वो सेंड किए ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर, डन। तो ये मैंने 15 मार्च को भेजे। कितने के भेजे? 10,000 के। इसका जो पीरियड ओवर होगा वो पीरियड ओवर होगा 15 अप्रैल में। 1 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है मैंने उन लोगों को कि भाई 1 महीने का टाइम है, आप अप्रूव कर दो। इसी 1 महीने के बीच में मेरे पास आती है 31 मार्च। जब 31 मार्च आएगी तो 31 मार्च को मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए? 10,000 माइनस 20%, तो 8,000 होनी चाहिए। पहले ये बताओ। यस सर। 8,000 होनी चाहिए बिल्कुल। अब इस 10,000 में से जो मैंने भेजे थे, पीरियड 4 हफ्ते का था, ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10 अप्रैल। अब ध्यान से समझिएगा, 10 अप्रैल को उसने इस 10,000 में से कितने वापस कर दिए? 4,000 रिटर्न कर दिए। यानी 15 अप्रैल को, अब ये चार, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये 4,000 जब उसने रिटर्न कर दिए तो वो 4,000 तो इस 8,000 में इंक्लूड ही है। भाई ये तो मैंने एज्यूम किया था ना कि अगर वो नहीं होता, या 31 मार्च को मैंने क्या किया होगा, 31 मार्च को मैंने अपनी इन्वेंट्री बनानी थी 8,000 की, तो उस 8,000 में से 4,000 तो ये आ ही गए वापस। अब कितना बचा मेरा उनके पास बियॉन्ड 15 अप्रैल? 6,000 बचा। ये रिटर्न 40% एंड अप्रूविंग द रेस्ट ऑन 10th अप्रैल, और वापिस उसने जो है वो अप्रूव कर दिया रेस्ट। बाकी 6,000 उसने अप्रूव कर दिया कि ठीक है जी हम रख रहे हैं। अब ध्यान से समझो, बाकी 6,000 जब उसने अप्रूव कर दिया तो 6,000 का कॉस्ट हटाओ तो 80% पे ले आओ, यानी 4,800 का माल उन्होंने अब क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया कि ठीक है जी 4,800 आपकी सेल मान लो। लेकिन हमने क्या किया हुआ होगा, हमें तो 31 मार्च को तो हमें उस 4,800 को अपनी इन्वेंट्री बनानी थी, तो मैं उस Yes, sir. 4,800 को 31 मार्च को ऐड कर दूंगा। वही मैंने यहां किया। सर आंसर तो फिर भी नहीं आ रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, कौन आ गया। आंसर? किसी हालत में नहीं हो सकता ऐसा तो। टोटलिंग करो दोबारा से। सर इस 4800 का क्या करना है? प्लस करना है प्लस माइनस करना है, करना है? प्लस 6,000 का 80% 4,800 15 अप्रैल की डेट पर क्योंकि अप्रूव हो चुका था, तो अब वो हमारी इन्वेंट्री नहीं थी, लेकिन 15 अप्रैल को नहीं थी। लेकिन 31 मार्च तक तो कुछ भी अप्रूव नहीं हुआ था, तो 31 मार्च को हम इसे क्या करेंगे? वापस ऐड करेंगे। सर नहीं हो रहा।
50,000 है, सर आ गया 50,000 प्लस 32,000 प्लस 4,800 माइनस 5,034 माइनस 2,400। ऐसा हो ही नहीं सकता आंसर ना है। सर ये 2400 क्यों माइनस करा? बच्चे ये था ना लास्ट वाला, ये अभी तो था, बताया था पूरा। हाँ ठीक है आगे। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको आप ट्राई कीजिएगा। 6-7 क्वेश्चन है और हाँ सर। ये हमने दिया हुआ है आपको कि एमटीपी मार्च 2021 में आया। मैंने आपको बताई थी आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर आप इन सब में देख सकते हो। तो आपको अगर गलती हो रही होगी तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा वहां पर। फिर भी नहीं समझ आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको। और इसको इसके डाउट्स लेके फिर हम लोग अगर समय बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। हाँ सर। ओके सर